हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर्स टेक इट इजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के मॉड्यूल पे आज नेक्स्ट स्टेट पे बात करेंगे, दैट इज मैसूर। कल हम लोगों ने बंगाल के बारे में बात किया था। ओके, तो जो मैसूर है, जो मैसूर है ये पहले विजयनगर साम्राज्य के अधीन आया करता था। 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध होता है, इसी के अंतर्गत एक लड़ाई है बन्नी हट्टी की लड़ाई। तो वार एक बड़ा शब्द होता है, लड़ाई उसके अंतर्गत ही आ जाती है। तो 1565 में जो बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, उसके अंतर्गत जो मेन बैटल होती है बैटल ऑफ बन्नी हट्टी, उसमें दो जो साउथ इंडियन के बहुत बड़े पावर हैं वो आपस में लड़ते हैं। एक तरफ उसमें विजयनगर साम्राज्य है और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य है। इस युद्ध के बाद, इस तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है और विजयनगर साम्राज्य के टूटने से ही मैसूर जो है वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। जिस तरह से उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, जैसे कि अवध है, जैसे रुहेलखंड है, जैसे बंगाल है, जैसे आपका हैदराबाद है। उसी तरह से आप देखोगे कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के टूटने से मैसूर ने खुद की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और जिस समय ये वाकया हुआ उस समय मैसूर में क्या होता है, वडियार वंश का शासन होता है। तो आप देख रहे हो कि मैसूर जो है, बैटल ऑफ तालीकोटा या बन्नी हट्टी की लड़ाई जो कि 1565 में हुई बिटवीन विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, और यहां से आपका मैसूर का इंडिपेंडेंस होता है, राइट। तो अब यहां से मैसूर का जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय जो ये डेवलपमेंट हो रहा था, उस समय जो डायनेस्टी थी वो वडियार वंश का शासन था। कहने के लिए तो वडियार वंश का जो शासक है वो चिक्का कृष्णराज है, लेकिन जो रियल पावर है वो दो भाइयों के हाथ में है। उनका नाम है नंदराज और देवराज। यही सत्ता के केंद्र बिंदु हुआ करते थे। अब होता क्या है कि इस दौरान इनको जब ये न्यूली बॉर्न स्टेट है, इनको दो लोगों से खतरा है। खतरा किससे है? एक तरफ मराठों का हमले का खतरा बना रहता था और दूसरी तरफ हैदराबाद के जो निजाम थे, राइट, उनसे उनका खतरा बना रहता था। तो इसी अनिश्चितता के माहौल में सेना में एक छोटे से पद पर काम कर रहा था हैदर अली, और इसी अनिश्चितता के बीच में वो धीरे 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 अपना जो ओहदा है वो सेना में बढ़ाता चला जाता है। और आगे चल के हैदर अली का उभार होता है और हैदर अली 1761 में ही जो नंदराज है उससे सत्ता छीनकर मैसूर का सर्वेसर्वा बन जाता है। अब हो क्या रहा है इस दौरान कि वो ये समझता है कि अगर आपको इतने माइटी ब्रिटिश पावर से लड़ना है तो आपको मॉडर्न आर्सेनल और आर्मरी स्टैब्लिश करना चाहिए। इसीलिए उसने कर्नाटक में एक जगह पड़ती है डिंडीगुल, वहां उसने आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। किसने किया? हैदर अली ने। किसको ध्यान में रखते हुए? ब्रिटिश कंपनी को ध्यान में रखते हुए। इसका परिणाम क्या हुआ आप देखोगे आगे चल के कि जब एक तरफ हैदर अली अपनी सेना को मजबूत करता जा रहा है और दूसरी तरफ ब्रिटिश भी अपना प्रसार करते जा रहे हैं, और मैसूर में उनके अपने इंटरेस्ट हैं। वो चाहते हैं कि मैसूर, वो मतलब ब्रिटिश कंपनी चाहती है कि मैसूर में एक ऐसे व्यक्ति का शासन रहे जो कि ब्रिटिश कंपनी के पपेट या पिछलग्गू के रूप में काम करे। जबकि हैदर अली तो स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसके होते हुए ब्रिटिश कंपनी की दाल गलने वाली नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और दोनों पक्षों में लड़ाई होना तय है, ठीक। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ एंग्लो मैसूर वार। ठीक, तो इसका परिणाम क्या होगा कि हैदर अली अपना विस्तार चाह रहा है और ब्रिटिश कंपनी अपना विस्तार चाह रही है। इसका परिणाम यह होगा कि एंग्लो मैसूर वार की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। तो ब्रिटिश कंपनी और मैसूर के बीच 4 युद्ध लड़े गए, जिन्हें हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध या एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया उसमें जो ब्रिटिश अधिकारी है वो लॉर्ड वेरलेस था, ठीक। ये 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिश कंपनी। यहां पर ब्रिटिश कंपनी के सेना को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेरलस्ट कर रहा है, राइट। इस युद्ध में हैदर अली को निजाम और मराठों का सपोर्ट मिला और इन लोगों ने, मतलब मेनली हैदर अली ने, बहुत आसानी से ब्रिटिश कंपनी को पराजित किया। और जब ब्रिटिश कंपनी पराजित हुई उसके बाद ट्रीटी की गई। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस दौरान क्या होता है
कि ब्रिटिश कंपनी ने अपना ध्यान इस बात पे लगाया कि किस तरह से हैदर अली की स्ट्रेंथ को तोड़ा जाए। तो इन्होंने देखा कि मराठों का वर्चस्व इस एरिया में बहुत है, तो अगर हम किसी तरह से मराठों को तोड़ लेते हैं और निजाम को कोई लालच दे के तोड़ देते हैं तो अपने आप ही मैसूर वीक हो जाएगा या हैदर अली वीक हो जाएगा। यही काम उन्होंने किया। और क्या किया कि 1782 में ही इन्होंने सालबाई की संधि की मराठों के साथ, और उस संधि में कहा कि हम अपने कलेक्टिव या ज्वाइंट इनेमी या कॉमन इनेमी हैदर अली के खिलाफ लड़ेंगे, या कम से कम जब हम लड़ेंगे तो मराठे कम से कम अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारा विरोध में भी नहीं रहेंगे। और जो निजाम है उनको कहा कि आपको हम गुंटूर जो रीजन है वो दे देंगे। तो सालबाई की संधि के द्वारा जो 1782 में हुई, ब्रिटिश कंपनी ने मराठों के हाथ बांध दिए और गुंटूर देने का लालच देके निजाम को अपने फेवर में कर लिया, यानी कि हैदर अली अकेला रह गया इस युद्ध को लड़ने के लिए। इस दौरान अपनी प्रिपरेशन ब्रिटिश कंपनी करती रहती युद्ध की, और द्वितीय युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में, जिसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। और इसमें ब्रिटिश सेना का जो रिप्रेजेंटेशन किया वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। और इस ट्रीटी में हैदर अली की इस युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु होती है। और इस युद्ध को जो कैरी फॉरवर्ड किया वो उसके बेटे टीपू सुल्तान ने किया। इस युद्ध का जो ट्रीटी हुई वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से हुई। लेकिन जो ब्रिटिश हासिल करना चाहती थी वो ब्रिटिश कंपनी हासिल नहीं कर पाई है। तो युद्ध तब तक जारी रहेंगे जब तक उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अब टीपू सुल्तान और ब्रिटिश कंपनी, टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा है, राइट, इसके और कंपनी के बीच में युद्ध होना तय है। तो होता यह है कि टीपू सुल्तान ये जान जाता है कि अगर आपको ब्रिटिश सेना से लड़ना है तो आपको अपनी जो सेना है उसको भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे कि इंडिया में एक दूसरा जो यूरोपियन पावर है वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस रखता था, दैट वाज फ्रेंच पावर। तो फ्रांसीसियों की मदद से उस टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू किया, और उसने ये भी देखा कि केवल सेना के बल पर आप युद्ध नहीं जीत सकते। ब्रिटिश कंपनी के युद्ध जीतने का कारण केवल उनकी सेना नहीं थी, बल्कि उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी वो थी। जैसे आज चाइना का आप देखते हो तो चाइना की सेना कोई इतनी मजबूत नहीं है कि पूरे दुनिया से अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन उनका ट्रेड एंड कॉमर्स इतना ज्यादा है कि जिसके बदौलत वो अपने युद्ध को सस्टेन करने की क्षमता रखता है चीन, कि अगर 6 महीने भी युद्ध चल जाएगा तो उसे सस्टेन कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत हैं। इस बात को टीपू सुल्तान अच्छे से जानता था। तो उसने कहा कि हमें जो जो वीकनेस है अपनी वो दूर करनी होंगी। वो कौन सी वीकनेस थी? तो एक तो उसमें जो वीकनेस है, हाँ, तो जो टीपू सुल्तान ये समझता है कि पहली चीज हमारे पास नेवी नहीं है, तो हमको अपनी नेवल स्ट्रेंथ मजबूत करनी है। तो टीपू सुल्तान ने मॉडर्न नेवी की अपना एस्टैब्लिशमेंट किया, राइट। फिर उसने नौका घाटों का भी विकास किया, तो देखा आपने बोट जेट्टी का भी उसने डेवलपमेंट किया। उसने कहा कि अगर आपको युद्ध लड़ना है, अपना विस्तार करना है, तो आधुनिक उद्योग आपको स्थापित ही करने पड़ेंगे। तो व्यापार की क्या संभावनाएं हैं इन देशों में, जैसे फ्रांस हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, पेगू हो गया। पेगू उस समय म्यांमार को कहा जाता। यहां उसने अपने दूत भेजे कि आप यहां पर ये फाइंड आउट करिए कि हमारे व्यापार की क्या संभावनाएं हैं। और इतना ही नहीं, रसिया और उस समय यूएसएसआर कहा जाता था, रसिया और सऊदी अरब के साथ में व्यापार की क्या संभावनाएं, इसके लिए भी उसने दूत भेजे, ठीक। तो फॉरेन ट्रेड को उसने बढ़ावा देने का प्रयास किया, इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया। उसने मॉडर्न नेवी स्टैब्लिशमेंट की बात की, उसने बोट जेट्टी बनाई, और व्यापार को उसने राजकीय संरक्षण दिया। जैसे आज के समय में क्या होता है कि अगर हमारी इंडस्ट्री चाइना से आने वाले सस्ते सामान के कारण समाप्त हो सकती है, हमारे लोगों की जॉब्स जा सकती है, तो सरकार क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स की ड्यूटीज एंड टैक्स लगा के उसके आने वाले सामान को इतना महंगा कर देते हैं देश के अंदर कि वो सामान बिक ना पाए। तो ये एक तरह से सरकार के संरक्षण देने का तरीका है। उसी तरह टीपू सुल्तान ने भी अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए राज्य की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। तो और अपनी सेना को भी वो मॉडर्नाइज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, राइट। और एक चीज और ध्यान रखना है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान हम लोग पढ़ते हैं कि वहां एक रेडिकल ग्रुप था जिसका नाम था जैकोबिन। जैकोबिन क्लब से इतना ज्यादा वो बहुत ज्यादा
वो रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, तो उसकी मेमोरी में वो एक ट्री भी प्लांट करता है, राइट। तो टीपू सुल्तान महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और वो जानता है कि ब्रिटिश से किस तरह से लड़ना है। तो एक तरफ ब्रिटिश सेना युद्ध की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान अपने आप को मजबूत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध होना लाजमी है। तो अब आप देखोगे कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार है वो फिर से होगा किसके बीच में, बिटवीन ब्रिटिश कंपनी एंड द टीपू सुल्तान। कब होगा, 1790 से 1792। ये जो युद्ध लड़ा गया, ये उस समय ब्रिटिश सेना का प्रतिनिधित्व लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था। इस युद्ध में बुरी तरह हार हुई और लगभग मैसूर का जो आधा राज्य था उसको छीन लिया, टीपू सुल्तान के बेटों को भी छीन लिया ब्रिटिश कंपनी ने उससे, राइट, और लगभग उसको अपंग बना दिया, राइट। लेकिन इस ट्रीटी का जो एंड हुआ वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। लेकिन टीपू सुल्तान बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसका कहना था कि 100 साल भेड़ों की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। तो मैं सरेंडर करने वालों में से नहीं हूं। यानी तृतीय युद्ध को बुरी तरह हारने के बाद भी, आधा राज्य गंवाने के बाद भी, अपने बेटों को गंवाने के बाद भी, बेटों को कब्जे कर लिया था ब्रिटिश कंपनी ने, टीपू सुल्तान ने कहा नहीं मैं युद्ध लड़ूंगा। और चौथा जो फिर युद्ध हुआ 1799 में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, उस समय ब्रिटिश सेना का प्रतिनिधित्व लॉर्ड वेलेजली कर रहा था। इस युद्ध में, युद्ध के दौरान ही वीरगति को प्राप्त हुआ टीपू सुल्तान और मैसूर को जीत लिया ब्रिटिश कंपनी। लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने यहां बहुत होशियारी की, जैसे उन्होंने बंगाल में किया था। उन्होंने मैसूर का एनेक्सेशन नहीं किया, अधिग्रहण नहीं किया, बल्कि वही जो वडियार डायनेस्टी पहले रूल कर रही थी उसको फिर से एस्टैब्लिश कर दिया। और उनका कोई माइनर सन था, अल्पवयस्क बेटा था उस परिवार का, उसको सत्ता पे बिठा दिए। लेकिन रियल पावर ब्रिटिश कंपनी के हाथ में। क्यों? क्योंकि मैसूर के लोगों को यह ना लगे कि ब्रिटिश सेना हमारे ऊपर राज कर रही है। तो उस जनता के दबाव और उनके विरोध से बचने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने फिर बड़ी होशियारी से वडियार वंश के अल्पवयस्क बच्चे को सत्ता की केंद्र पे बिठा दिया। लेकिन वास्तविक सत्ता का जो केंद्र बिंदु था वो ब्रिटिश कंपनी थी। और इस तरह मैसूर भी लगभग उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, बस नाम के लिए नहीं किया था। इस तरह से हम लोग मैसूर स्टेट का जो कॉन्क्वेस्ट है ब्रिटिश के द्वारा, उसको भी एंड किए। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। आई होप आप इसे पसंद किए होंगे। तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बताएं, और मेक श्योर आप नोट्स जरूर बनाएं इससे, ठीक है। थैंक यू सो मच।